गुड इवनिंग एवरीवन। हम छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा शासनकाल स्टार्ट किए थे। तो हमने देखा था कि यहाँ मराठा शासन स्थापित होने का कैसे पृष्ठभूमि बना, कैसे यहाँ मराठा शासन स्थापित हुआ। ठीक, ये हम पहले क्लास में पूरा कर चुके हैं। बिम्बा जी के जो प्रत्यक्ष शासन थे, जो यहाँ के उन्हें प्रत्यक्ष शासन किया, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि आगे उनके जो प्रमुख पदाधिकारी है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मराठा से पहले छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश था। कलचुरी वंश की दो शाखा थी। एक शाखा थी रतनपुर शाखा, दूसरी शाखा का नाम था रायपुर शाखा, ठीक है। तो जो रतनपुर शाखा थी, वहाँ के शासक थे रघुनाथ सिंह। उनके शासनकाल के दौरान जो मराठा शासक थे रघु जी प्रथम, उनके सेनापति जो भास्कर पंत हैं, वो उड़ीसा अभियान में जा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, और जब वो छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करते हैं तो उस समय यहाँ का शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह जी थे। और वंश कौन सा चल रहा था? कलचुरी चल रहा था, ठीक है। तो 1741 में यहाँ आक्रमण किया जाता है। तो जो रघुनाथ सिंह जी रहते हैं, वो बहुत वृद्ध शासक रहते हैं, 60 वर्ष से भी ऊपर के हो गए रहते हैं जब यहाँ आक्रमण होता है, और उनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाए रहती है। इसलिए वो राजकीय कार्य में कोई ध्यान नहीं देते हैं। और जब भास्कर पंत यहाँ आक्रमण करते हैं तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, युद्ध नहीं करते। इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत आसानी से किनको मिल जाता है? मराठों को मिल जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो मोहन सिंह है, उन्होंने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो क्यों यहाँ आमंत्रित किया आक्रमण करने के लिए, इसकी कहानी मैंने अपने पहले क्लास में बता दी है। आज हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन है, बोलेंगे तो अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक है रघुनाथ सिंह, क्योंकि उसके बाद वो शासन तो करते हैं लेकिन मराठाओं के अधीन करते हैं, ठीक है। और ये पूछा जाए कि प्रथम मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन थे, तो उनका नाम आएगा रघुनाथ सिंह, जो थे वो मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक थे, ठीक है। अब इनके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1745 में, रघुनाथ सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, तो शासन करते हैं मोहन सिंह। तो मोहन सिंह का शासनकाल रहता है 1745 से लेकर 1757 तक, ठीक है। इसके बाद बिम्बा जी भोसले यहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। ये तो रतनपुर कलचुरी हो गया। अब हम देखते हैं रायपुर शाखा की जो कलचुरी है, वहाँ पर जो मराठा लोग थे उन्होंने 1750 में आक्रमण किया। तो उस समय रायपुर शाखा में शासक थे अमर सिंह, ठीक है। तो अमर सिंह के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, और क्या किया? आक्रमण करने के बाद इनके ऊपर 700 रुपये का टकोली लगा दिया, ठीक है। और जब इनका मृत्यु होता है तो इनके जो पुत्र रहते हैं शिवराज सिंह, वो गए रहते हैं तीर्थ यात्रा में। तो जो अमर सिंह को अपनी जीविका चलाने के लिए रायपुर, राजिम और पाटन का जो क्षेत्र मिला रहता है, उनको भी क्या कर लेते हैं? ये जब्त कर लेते हैं। और जब शिवराज सिंह से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि जीविका चलाने के लिए मुझे कुछ तो साधन चाहिए, तब वो महासमुंद के बड़ाकर गांव और कुछ और अन्य क्षेत्र उनको दिया जाता है, ठीक। फिर जो 1757 में क्या होता है, जो मराठा शासक हैं रघु जी प्रथम, उनकी हो जाती है मृत्यु। तो उनके जो 4 पुत्र थे, उन जानो जी, मुधो जी, साबा जी और बिम्बा जी भोसले, उनमें क्या होता है? उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है। लेकिन जो पेशवा रहते हैं उनमें समझौता कराते हैं, और जो जो नागपुर मराठा साम्राज्य था, उसका 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जो जानको जी थे उनको नागपुर मिलता है, मुधो जी को चंदा वाला क्षेत्र मिलता है, और जो साबा जी रहते हैं उनको बरार वाला क्षेत्र मिला, और बिम्बा जी भोसले को मिलता है अधिकृत छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। तो यहाँ वो 1757 में आते हैं और प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। तो 1757 तक तो मोहन सिंह ही थे, ठीक। 1757 में आते हैं, लेकिन मोहन सिंह क्या करते हैं? कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं उनके शासक बनने में, लेकिन उस समय उनके तबीयत खराब हो जाती है और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो बिम्बा जी भोसले हैं वो 1758 में शासक बनते हैं और अपनी राजधानी रतनपुर को ही बनाते हैं, ठीक है। जब कलचुरी थे तब भी राजधानी क्या थी? रतनपुर ही थी। और जब मराठा शासक बने तो भी उन्होंने रतनपुर से ही अपना शासन का संचालन किया। फिर इनके प्रमुख सेनापति थे नीलू पंथ, ठीक। तो जो नीलू पंथ थे उन्होंने 1770 में काकती वंश के पर आक्रमण किया। उस समय काकती वंश के राजा थे
दलपत देव, ठीक है। लेकिन ये आक्रमण पूर्णतः क्या था, असफल रहा, वो सफल नहीं रहे। फिर 1778 में बिम्बर जी के शासनकाल पे कोटपाड़ की संधि हुई, जिसके तहत जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ का अंग बना, ठीक। उससे पहले बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग नहीं था। देखो, अगर हम छत्तीसगढ़ को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर वाला भाग है वो उत्तर रहेगा और जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ कहलाएगा। तो उत्तर जो दक्षिण छत्तीसगढ़ था उसमें किसका शासन चल रहा था, उसमें शासन चल रहा था मराठों का। और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ था वहाँ शासन चल रहा था काकती वंश का, ठीक है। तो ये दोनों शासक क्या है, समकालीन है, ठीक। एक काकती वंश और मराठा शासक, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के समकालीन हैं। तो ये आक्रमण किए लेकिन असफल रहे। और जो कोटपाड़ की संधि हुई उस समय काकती वंश के शासक थे दरियादों, ठीक। अब हम इनके कुछ स्थापत्य देखते हैं कि जो बिम्बाजी भोसले हैं उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, क्या क्या स्थापत्य थे इनके समय के। तो सबसे पहले रतनपुर में इन्होंने राम टेकरी का मंदिर बनवाया, रतनपुर में ही इन्होंने संगमेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। और जो अमरकंटक का जो नर्मदा माँ का जो मंदिर है वो और कुंड, ये सब बिम्बाजी भोसले ने बनवाया था। और एक मस्जिद का भी उन्होंने निर्माण करवाया, कि इन्होंने बिम्बाजी भोसले ने। इससे यह पता चलता है कि वो सभी धर्म को सामान्य रूप से मान्यता देते थे, ठीक है। अब इनके प्रशासनिक जो सुधार किए वो देखते हैं। तो जो रतनपुर और जो रायपुर उनका प्रशासनिक एकीकरण किया। कलचुरी के समय में क्या था, ये बटा हुआ था, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। रतनपुर में एक न्यायालय बनवाया, स्थापित किया, जिससे जो भी वहाँ की जनता को न्याय चाहिए था वो जाके न्यायालय में अपना याचिका लगा सकता था, ठीक है। तो रतनपुर में इन्होंने न्यायालय की भी स्थापना की। रतनपुर और रायपुर का एकीकरण किया। राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो जमींदारी का निर्माण किया इन्होंने। परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। सूत्रधार कहने का मतलब क्या होता है कि इन्होंने ही इस पद्धति का शुरुआत किया था, इसके लिए एक पृष्ठभूमि बनाकर दी थी, जिसको बाद में लागू किसने किया था इस आगे देखेंगे। तो सूबेदार प्रथा चलता है मराठा शासनकाल के समय। तो विठल राव दिनकर करके एक सूबेदार आते हैं, वो इस जो परगना पद्धति है उसको लागू करते हैं, ठीक। और जो मोहम्मद खान तरान हुए, उनको उनके बहादुरी के लिए जो मदनगढ़ का किला था उसके 4 हिस्सा इन्होंने क्या दिया, पुरस्कार स्वरूप उनको दिया। किसको, मोहम्मद खान तरान को। और ये लगान वसूल करते थे, ठीक है, पूरे क्षेत्र से लगान वसूल करते थे। और उसका कोई भी हिस्सा क्या करते थे, नागपुर को नहीं भेजते थे। और जो भी निर्णय लेता रहता था वो स्वतंत्र रूप से लेते थे, किसी प्रकार से नागपुर से संबंध नहीं रखते थे। वो पूरा यहाँ छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक। अब इनका देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ का जीर्णोद्धार किया। देखो, दूधाधारी मठ है उसका इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। और जो राजी लोचन मंदिर है उसका इन्होंने खर्चे के लिए एक गांव दान में दिया था। प्रशासनिक कार्य में देखें तो इन्होंने मराठी, उर्दू और गोड़ी लिपि भी प्रारंभ करवाई थी, ठीक। सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो इन्होंने विजयदशमी के पर्व पर स्वर्ण पत्र या सोन पत्र देने की प्रथा प्रारंभ करवाई थी। किसने, बिम्बाजी भोसले ने। और इन्होंने राजस्व संबंधी लेखा तैयार करवाया था और राजस्व की स्थिति को व्यवस्थित किया था, ठीक है। जिन्होंने राजस्व संबंधी क्या करवाया, लेखा तैयार करवाया, जिससे राजस्व की जो स्थिति है वो व्यवस्थित हो गई थी, ठीक है। कौड़ी मुद्रा के स्थान पर इन्होंने चांदी नागपुरी मुद्रा चलाया। पहले क्या चलता था छत्तीसगढ़ में, कौड़ी, किस कलचुरी के समय में। अब मराठा आया तो क्या चलाया, चांदी का नागपुरी मुद्रा चलाया था, ठीक। ये सब किस में आएगा, ये इनके प्रशासनिक में आ गया। और जो बिम्बाजी भोसले हैं उनका शासनकाल था 1758 से 1787। और इसी जो काल को क्या बोला जाता है, इसी काल को बोला जाता है मराठा का छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन काल, ठीक है। और जो 1741 से लेके 1757 तक का जो काल है उसको बोलते हैं मराठा का छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष काल। क्योंकि जो मराठा थे वो छत्तीसगढ़
पर अधिकार तो कर लिए थे, लेकिन यहीं आकर शासन नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि, जो भास्कर पंत थे, उन्होंने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था, उसका नाम था कल्याणगिरी गोसाई। ठीक, उसके बाद मोहन सिंह ने शासन किया। तो शासक कौन कर रहे थे? अभी कलचुरी लोग ही कर रहे थे शासन, लेकिन पूरे कंट्रोल किसके हाथ में था? कुछ भी यहाँ करने के लिए अनुमति किससे लेना पड़ता था? मराठों से लेना पड़ता था। ठीक है, कंट्रोल किसके हाथ में था? मराठों के हाथ में था। लेकिन यहाँ का पूरा कार्यभार कौन संभाल रहा था? कलचुरी लोग ही संभाल रहे थे 1757 तक। फिर 1758 में जब नागपुर साम्राज्य का बंटवारा होता है, उस समय बिम्बाजी जो भोसले हैं उनको छत्तीसगढ़ क्षेत्र मिलता है, तो वो यहाँ आते हैं प्रत्यक्ष रूप से और यहाँ आकर शासन करते हैं। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1787 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक, और इनकी 3 पत्नियां रहती हैं, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। तो इनकी मृत्यु के बाद जो आनंदीबाई रहती है वो शासन का बागडोर संभालती है। ऐसा कहा जाता है कि इनको सत्ता का लालच था, ये सत्ता अपने खुद ही सत्ता कर क्या कहते हैं, खुद ही शासन करना चाहती थी। ठीक है, और जो उमाबाई थी वो बिम्बाजी भोसले के साथ ही क्या हो गई? सती हो गई थी, जिसके कारण हमको जो छत्तीसगढ़ का रातनपुर है वहाँ सती चौरा देखने मिलता है। ठीक, रमाबाई थी वो वन को चली गई। उसके बाद जो आनंदीबाई थी उन्होंने 1787 से लेके 1801 तक शासन के जो बागडोर था वो अपने हाथ में लिया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई शासक नहीं था, इस समय भी शासक आते रहे, लेकिन क्या हुए कि वो उनकी मृत्यु हो गई। वो मतलब जल्दी जल्दी मृत्यु होती गई उनकी, इस कारण शासन का जो बागडोर था वो आनंदीबाई के हाथ में था। देखो, इसके बाद तो चिमड़ा जी आएंगे, तो चिमड़ा जी का भी 1 साल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं कौन? वेंकोजी भोसले। तो वेंकोजी भोसले क्या करते हैं? यहाँ डायरेक्ट आकर शासन नहीं करते हैं, वो नागपुर में ही रहकर छत्तीसगढ़ का जो शासन है उसका संचालन करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए जो आनंदीबाई है उनका वेंको जी के साथ वेंको जी का विरोध भी करती है कि आप यहाँ सूबेदारी शासन नहीं लागू कर सकते। वो बिम्बाजी से युद्ध भी वो वेंको जी से युद्ध भी करती है, लेकिन हार जाती है। फिर यहाँ क्या होता है, दोनों की संधि होता है, और संधि में ये वो कहा जाता है कि यहाँ शासन तो सूबेदार का ही रहेगा, लेकिन सूबेदार आपकी अनुमति के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी कार्य करेंगे सूबेदार आपकी अनुमति लेकर करेंगे, ऐसा सिस्टम था। ठीक है, तो अभी तक तो चल रहा है क्या? बिम्बाजी का शासन का। अभी बिम्बाजी का मृत्यु हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिम्बाजी के जो प्रमुख पदाधिकारी थे वो कौन कौन थे। ठीक है, तो बिम्बाजी यहाँ शासन संभालने के लिए अकेले तो नहीं आए होंगे, और भी अपने साथ अपने मंत्रिमंडल को लेके आए होंगे। तो देखो एक थे घोड़ो महादेव, ये प्रमुख क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे, या ये इसको हम प्रमुख व्यवस्थापक भी कह सकते हैं। ठीक, कृष्ण भट्ट उपाध्याय ये क्या थे? ये राज पंडित थे। मसाल नीलहे ये सह सलाहकार थे घोड़ो महादेव। ठीक, रामचंद्र जो थे वो किला प्रमुख थे। माधव रामचंद्र मजुमदार थे, वो लेखा के प्रमुख थे। कृष्ण जी मोहिते थे, वो राजस्व विभाग के प्रमुख थे। मोहम्मद खान जो थे वो शासन के प्रमुख थे। कादर खान सेना विभाग के प्रमुख थे। नीलू पंडित जो थे वो सेनापति थे। पांडुरंग जी थे वो सर सेनापति थे। ठीक, तो इतने अधिकारी उनके साथ आए थे। अब देखो हम देखते हैं कि जो बिम्बाजी भोसले था उनका जमींदारों से संबंध कैसा था। देखो, जो धमधा जमींदारी थी वहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया? विरोध किया। ठीक, और कालांतर में ऐसा होता है कि 1781 में जब बिम्बाजी वहाँ आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, तो आक्रमण की योजना को ही सुनकर जो धमधा के जमींदार थे उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित जल समाधि ले ली थी। ठीक, उसके बाद खैरागढ़ का जो जमींदार था वो टकोली देने में आनाकानी कर रहा था, इसलिए टकोली के दर को ही उच्च कर दिया गया। फिर कांकेर आता है, तो कांकेर के जो जमींदार थे वो टकोली ना देकर 500 घुड़सवार सैनिक देते थे। ठीक है, सैनिक का सहयोग देते थे। कोरबा के जो जमींदार थे उन्होंने विरोध किया, तो बिम्बाजी भोसले ने उनकी जो जमींदारी थी उसी को ही जब्त कर लिया। ठीक, अब हम देखते हैं
चापा के जो जमींदार थे उनको दीवान कहते थे। पंडरिया के जो जमींदार थे उनका संबंध जो था वो मराठों के साथ कुछ अच्छा नहीं था, ठीक। और जो चांगा फकार वाला जो क्षेत्र है वहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने भी टकोली देने से मना किया, तो वहाँ आक्रमण करके उनको भी वार्षिक टकोली देने के लिए बाध्य किया गया। सरगुजा के जो जमींदार थे वहाँ के भी जो जमींदार लोग थे उन लोग क्या किए, टकोली देने से मना किया है। तो महिपत राव कांसी जी के नेतृत्व में आक्रमण किए और वहाँ के भी जो जमींदार थे उनको वार्षिक टकोली देने के लिए बाध्य कर दिया गया। और बस्तर के जो जमींदार थे उनसे उनका संबंध मराठों के साथ परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता था और मराठा वहाँ से सिर्फ टकोली वसूल करते थे, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, ठीक। ये सब हो गया क्या, पिंबा जी के शासनकाल के समय की बातें हो गई। अब हम देखते हैं पिंबा जी की मृत्यु के बाद आते हैं कौन, चिमड़ा जी भोसले। तो इनका शासनकाल कब तक रहता है, तो इनका शासनकाल रहता है 1787 से 1788 तक, ठीक। ये बिंबा जी जो चिमड़ा जी है वो बिंबा जी भोसले के भतीजे रहते हैं, जिनको बिंबा जी भोसले गोद लेते हैं। बिंबा जी भोसले के भाई रहते हैं मुधो जी, उनके दूसरे नंबर के पुत्र रहते हैं कौन, चिमड़ा जी। तो ये बिंबा जी भोसले के मृत्यु के बाद क्या बनकर शासन को संभालते हैं, लेकिन 1788 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी एक रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु होती है, किसके, चिमड़ा जी भोसले की। और ऐसा भी माना जाता है कि बिंबा जी भोसले के मृत्यु के पीछे जो चिमड़ा जी भोसले हैं उनके बड़े भाई रघु जी द्वितीय का ही हाथ था, ऐसा कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम वेंको जी। देखो चिमड़ा जी भोसले 1787 में क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है, तो फिर से शासन की सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, आनंदीबाई के हाथ में आ जाती है। तो आनंदीबाई जो है वो सिरपुर में जो गंधेश्वर महादेव का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाती है, ठीक है। शासन की जब चिमड़ा जी की मृत्यु होती है तो फिर से शासन कौन संभाल रहा है, यहाँ शासन संभाल रही है आनंदीबाई, और वो सिरपुर का जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाती है, ठीक। चिमड़ा जी का शासनकाल याद रखना 1787 से 1788, ठीक है। ये उसके भतीजे थे, ये उनके भाई के दूसरे नंबर के पुत्र थे, ये सब एक आपको बताने के लिए है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक, और आपको याद करने में क्या हो, सुविधा हो। लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या चिमड़ा जी उनके भतीजे थे, ये वो किसके पुत्र थे, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पूछ सकता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ से पूछेगा कूट में कि शासन इनका क्रम जमाइए, शासकों का क्रम जमाइए कि किसके बाद कौन कौन आता है शासन करने के लिए, ठीक है। यहाँ से यही बस पूछ सकता है। तो सन याद रखना, इनका जो शासनकाल था वो 1787 से 1788 तक था। अब देखो वेंको जी भोसले का शासनकाल रहता है 1788 से 1811 तक, ठीक। और जो वेंको जी भोसले रहते हैं वो रघु जी द्वितीय के छोटे भाई रहते हैं। जब चिमड़ा जी की मृत्यु हो जाती है तो छत्तीसगढ़ का जो कार्यभार है, जो शासन है, वो वेंको जी को सौंपा जाता है, लेकिन वेंको जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आकर शासन नहीं करते हैं, वो छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर सूबेदार के माध्यम से यहाँ शासन करते हैं। जब वो सूबेदार को यहाँ भेजते हैं तो आनंदीबाई इसका विरोध करती है, इनके बीच युद्ध भी होता है, लेकिन आनंदीबाई हार जाती है। उसके बाद एक संधि होता है कि सूबेदार तो यहाँ रहेंगे ही, लेकिन जो भी कार्य करेंगे आपकी अनुमति से करेंगे, ठीक। इसमें भी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सन याद रखने हैं अच्छे से कि वेंको जी का शासनकाल 1788 से 1811 तक है। और ये याद रखना कि सूबेदारी प्रथा किसने लागू की छत्तीसगढ़ पर, तो सूबेदारी प्रथा छत्तीसगढ़ पर लागू करने वाले थे वेंको जी भोसले, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखो वेंको जी भोसले के समय ही जो साम्राज्य का विस्तार हुआ वो देखते हैं। देखो वेंको जी भोसले के जो सेनापति थे वो थे रामचंद्र बाग, ये बगानी हो गया है, सुधार लेना। रामचंद्र बाग जी क्या थे, इनके सेनापति थे, और इन्होंने 1808 में संबलपुर पर अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक है। कहाँ अधिकार स्थापित किया, संबलपुर पर 1808 में। अब 1809 में जो काकदी वंश चल रहा है, ठीक है, वहाँ के अभी शासक हैं महिपाल देव, उन्होंने क्या किया, टकोली देने से मना किया। तब 1809 में रामचंद्र बाग ने वहाँ आक्रमण किया और वहाँ से टकोली भी वसूला
और जो सिहावा परगना था, ठीक है, उस जो सिहावा वाला क्षेत्र था जो पहले बस्तर के अंतर्गत आता था उसको भी अपने नियंत्रण में लिया। किसको? सिहावा वाले क्षेत्र को, ठीक है। अब 1811 में जो वेंको जी है उनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ? बनारस जाते समय, ठीक, बनारस यात्रा के समय वेंको जी भोसले की मृत्यु हो जाती है। तब जो है छत्तीसगढ़ का जो सत्ता है उसको रघुजी द्वितीय ने अपने हाथों में लिया और वह अपने पुत्र के नाम से यहाँ छत्तीसगढ़ पर शासन करने लगे। कौन? रघुजी द्वितीय। शासन तो वही संभाल रहे थे लेकिन नाम किसका रहता था? उनके पुत्र कौन थे? पुरुष, इनका नाम है, इनको पुरुषा जी भी बोलते थे, परसो जी भी बोलते थे और बाला साहेब भी बोलते थे। इनके 3 नाम है, ठीक है। शासनकाल कब से कब तक रहा बोलेंगे तो 1811 से 1816 तक। और इनके अधीन जो सूबेदार आए वो कौन थे? बीकाजी गोपाल। देखो वेंको जी ने क्या किया था, सूबेदारी जो प्रथा है उसको यहाँ लागू किया, ठीक है। सूबेदारी जो शासन व्यवस्था है उसको यहाँ लागू कर दिया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अब उनकी मृत्यु के बाद शासन कौन संभाल रहा है? रघुजी प्रथम संभाल रहे हैं, लेकिन वो भी सूबेदारों के माध्यम से ही यहाँ शासन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आकर शासन नहीं करते हैं, ठीक है। तो सन कौन सा है? 1811 से 1816, ठीक। अब रघुजी द्वितीय का भी मृत्यु हो जाता है 22 मार्च 1816 को। तो अब गद्दी पर बैठते हैं कौन? परसो जी बैठते हैं। लेकिन जो पुरुषा जी रहते हैं या परसो जी बोलो, वो मानसिक और शारीरिक रूप से शासन करने के लायक नहीं होते। इसलिए रघु जी जो द्वितीय हैं वो अपनी मृत्यु से पहले अप्पा साहब को बोलते हैं कि इनका शासन करने में सहयोग देना, ऐसे करके। और जो अप्पा साहब रहते हैं वो इनके भाई वेंको जी के पुत्र रहते हैं। रघु जी द्वितीय के भाई जो है वेंको जी, उसके पुत्र रहते हैं कौन? अप्पा साहब। अब जब परसो जी शासन पर गद्दी में बैठ गए हैं तो पूरे शासन का जो बागडोर है वो आ जाता है किसके हाथ में? अप्पा साहब के हाथ में आ जाता है। और अप्पा साहब जो हैं वो 27 अप्रैल 1816 से 1816 में अंग्रेजों के साथ गुप्त रूप से सहायक संधि कर लेते हैं और 1 फरवरी 1817 को अप्पा साहब को हत्या करवा देते हैं, ठीक। अब शासन में कौन आ जाते हैं? अप्पा साहब आ जाते हैं, ठीक। तो अप्पा साहब का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1816 से 1818 तक अप्पा साहब का शासनकाल रहता है। और इनके अधीन जो सूबेदार हुए वो थे शाखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादाराव दिवाकर। ये इनके अधीन जो थे सूबेदार थे। फिर 26 नवंबर 1817 को अंग्रेजी सेना और अप्पा साहब के सेना के बीच क्या हुआ? सीताबर्डी का युद्ध होता है, जिसमें जो अप्पा साहब थे वो बुरी तरीके से हार जाते हैं और 1818 ईस्वी में अप्पा साहब को भी उनके पद से हटा दिया जाता है, ठीक। और 1818 में जब उनको पद से हटा देता है तो जो सूबेदारी व्यवस्था थी वो भी समाप्त हो जाती है। अब यहाँ अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ है तो यहाँ जाते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज लोग अब यहाँ अंग्रेजों का शासन चलेगा, ठीक। तो सूबेदारी जो व्यवस्था होती है उसको अंग्रेज लोग क्या करते हैं? समाप्त करके यहाँ अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? अधीक्षक की। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा एक तो पहले क्यूक रीजन किया। तो क्यूक रीजन जो है वो करीबन 11 मिनट का है। अगर आपको रिवीजन वाला पार्ट नहीं देखना है तो आप वीडियो को 11 मिनट स्किप करके आप आगे देख सकते हैं, ठीक। लगभग 11 मिनट या 8-9 मिनट तक रिवीजन चला है जो पहले वीडियो का जो था। उसके बाद हमने क्या क्या देखा? जो उनके साथ मुख्य जो उनके शासन संभालने के लिए जो एक तरह से बोल सकते हैं मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, शासन संभालने का जो उनका मंत्रिमंडल, जो उनके प्रमुख पदाधिकारी थे उनको देखे। फिर उनके बाद जो शासक कौन है? चिमड़ा जी। चिमड़ा जी के बाद कौन है? वेंको जी। वेंको जी के बाद परसो जी के नाम से शासन किया किसने? रघु जी द्वितीय ने। उसके बाद अप्पा साहब ने उसके बाद अप्पा साहब आकर यहाँ शासन मतलब परसो जी को क्या किया? हत्या करवा दिया। उसके बाद खुद शासक बने कौन? अप्पा साहब, ठीक। तो अप्पा साहब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।